देखिए बेटा, प्रोजेक्टाइल की हमने कल पढ़ा था प्रोजेक्टाइल के बारे में, और उसका हमने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट भी पढ़ा था, और हमने उसके अंदर टोटल टाइम भी हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल हाइट तय करता है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय करता है, वो जो होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं बेटा हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बेटा कल हमने टाइम पढ़ लिया था बेटा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, या आप ये भी कह सकते हैं कि बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल पे जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है वही हाइट बनती है, हॉरिजॉन्टल पे जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है वो रेंज बनती है, जबकि वर्टिकल पे जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है वो हाइट बनती है। हम इस चीज़ को बार बार डिस्कस करके आए हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक साथ दो मोशंस होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी होती है, वर्टिकल मोशन भी होती है, और वो एक साथ दो डिस्प्लेसमेंट तय करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तय करता है जो रेंज बनती है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय करता है जो हाइट बनती है। तो आप कह सकते हैं कि हाइट होती क्या है बेटा। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल का जनरल केस हम पढ़ रहे हैं, और जनरल केस के अंदर इस तरह से होता है बेटा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो ये प्रोजेक्टाइल जब इस तरह से आता है तो ये जो होती है ये प्रोजेक्टाइल की हाइट होती है। ये जो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय करता है इसको हम कहते हैं कि ये हाइट है बेटा, ठीक है। अब इसका हमने कैलकुलेट करना है कि ये हाइट जो होती है ये किसके इक्वल होगी बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल को हम वेलोसिटी देते हैं, ये वेलोसिटी को हम v नॉट कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है v नॉट x और दूसरा होता है वेलोसिटी का हिस्सा v नॉट y। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी इसके दो हिस्से हुए, एक v नॉट x हुआ और दूसरा v नॉट y हुआ। v नॉट x का काम है इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना, और vy का काम क्या होता है, इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय करवाना। क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है वर्टिकल मोशन की वजह से, और वर्टिकल जो मोशन प्रोजेक्टाइल की होती है वो vy की वजह से होती है। तो आप कहोगे कि हाइट तय करने में जो रोल होगा वो vy का होगा, कि vy के हिसाब से ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय होगा। अब ये प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो आपको पता है इसको सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है vx, जबकि इसका कंपोनेंट vy जो होता है ये होता है 0। vy इसका 0 होता है। ओनली जो होता है इसके अंदर एक ही कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट पे, और कौन सा होता है, vx होता है। अब अगर आप देखते हैं तो ये vy इसको ऊपर ले जाती है। आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल मोशन होती है वो लाइक अ फ्री फॉल होती है, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो ग्रेविटी उसके अंदर डिसेलरेशन पैदा करती है, और वो होती है इक्वल टू जी के। इसलिए ये जो वर्टिकल मोशन होती है ये लाइक अ फ्री फॉल होती है, इसलिए इसके अंदर आप कौन सी इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टिकल मोशन की जो इक्वेशंस होती हैं जो हमने पढ़ी है चैप्टर 3 के अंदर, के जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन की इक्वेशंस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं बेटा इक्वेशन इस्तेमाल, s इज इक्वल टू वी आई टी, ये आप ये कर दे बेटा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये जो होती है बेटा इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा ये वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं,
तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट y के बराबर, और इसकी वर्टिकल जो बेटा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी vy इज इक्वल टू vf के बराबर होगा। बेटा फाइनल वेलोसिटी इसकी vy है, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं। यहाँ पे रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगी 0 बेटा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे आप रखोगे बेटा v नॉट y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये प्रोजेक्टाइल बेटा जब ऊपर जाता है तो इसकी एक्सीलरेशन होती है माइनस जी के बराबर। माइनस जी के बराबर इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि इसके अंदर जो बॉडी ऊपर जाती है इसके ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, इसमें डिसेलरेशन पैदा होती है। डिसेलरेशन की वजह से हम करते हैं माइनस जी, और इसके अंदर ग्रेविटी ही डिसेलरेशन पैदा करती है। तो ग्रेविटी की डिसेलरेशन की वजह से आप इसको कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और vy के दरमियान एंगल बेटा 180 होती है, इसलिए इसके अंदर डिसेलरेशन होती है इज इक्वल टू माइनस जी मैंने लिखा है। तो आप कर सकते हैं माइनस जी, और जो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो हाइट के बराबर होता है। तो आप कर सकते हैं बेटा माइनस v नॉट y होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू h बेटा। इस तरह से माइनस गया, माइनस में हाइट हो जाएगी आपके पास v नॉट y स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपको पता है बेटा v नॉट y होता है v नॉट साइन थीटा बेटा, v नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा बेटा 2g बेटा। तो हाइट हो जाएगी आपके पास बेटा इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया आपके पास बेटा हाइट का फार्मूला कि जो प्रोजेक्टाइल की हाइट होती है आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गई प्रोजेक्टाइल की हाइट के हाइट इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बेटा। इससे आप देख सकते हैं बेटा कि हाइट जो होती है, आप कह सकते हैं बेटा कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास बेटा। ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होती है कि बेटा ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। अगर आपके पास दो प्रोजेक्टाइल है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी और एंगल दोनों सेम है, तो दोनों कंडीशन के अंदर आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल सेम हाइट तय करेगा। तो हाइट जो होती है बेटा उसके बारे में आप ये कहोगे कि जिस तरह से हमने कल देखा था कि टाइम जो होता है वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। अगर दो प्रोजेक्टाइल है जिनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है और सेम एंगल पे थ्रो किए जाते हैं, फिर भले उनके मासेस डिफरेंट हो लेकिन उनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। इसी तरह से अगर दो प्रोजेक्टाइल है जिनका मास डिफरेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी सेम हो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो, तो दोनों की जो हाइट होगी वो सेम होगी। हाइट इंडिपेंडेंट है मास के, क्योंकि इसके अंदर ये जो कुछ भी प्रोजेक्टाइल के अंदर आप पढ़ते हो उसके अंदर आप पढ़ते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी मोशन होती है उसके अंदर उस बॉडी की मोशन के पैरामीटर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं मास के। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये जो हाइट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है बेटा। अब आप कर सकते हैं बेटा इसके अंदर भी जो है वो एक स्पेशल केस कर सकते हैं। इसके अंदर भी बेटा इसके अंदर भी एक स्पेशल केस कर सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसको 90 डिग्री पे थ्रो करते हैं बेटा। अगर 90 डिग्री पे थ्रो करेंगे ना तो वो प्रोजेक्टाइल जो होगा फिर उसके अंदर सिर्फ एक मोशन होगी।
और वो कौन सी मोशन हो जाएगी, और वो मोशन हो जाएगी वर्टिकल मोशन। और हाइट जो है ना मैक्सिमम भी इसी पे मानी जाती है कि जब कोई भी प्रोजेक्टाइल है बेटा इसको इस तरह से आप थ्रो करते हो 90 डिग्री पे, वो बेटा लीनियर मोशन हो जाएगी बेटा। अगर कोई भी बॉडी है उसको 90 डिग्री पे इस तरह से थ्रो करोगे, जिसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री हो जाएगी, तो इसकी हाइट जो होगी ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला कहते हैं कि हाइट उसी सूरत में मैक्सिमम होगी जब बेटा उस बॉडी को आप थ्रो करोगे 90 पे, और जब आप 90 पे थ्रो करोगे ना तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन रिड्यूस होके फ्री फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को रिड्यूस करके फ्री फॉल करना है तो प्रोजेक्टाइल को आपने फायर करना होगा 90 डिग्री पे। आप कह सकते हैं कि ये जो फ्री फॉल है ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, अगर आप एंगल रिड्यूस करके जीरो कर दोगे तो इसकी मोशन प्योरली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन को दो कंडीशन में रिड्यूस करके आप उसको लीनियर मोशन के अंदर ले जा सकते हैं। आप अगर उसको हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन के अंदर रिड्यूस करना चाहते हैं तो एंगल आपने जीरो रखनी है। अगर आपने इसको रिड्यूस करके वर्टिकल मोशन में ही रखना है, या आप चाहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दोनों मोशंस हैं आप एक मोशन को खत्म करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एंगल का सहारा लेंगे। अगर आप एंगल जीरो रखेंगे तो प्रोजेक्टाइल के अंदर ओनली वन हॉरिजॉन्टल मोशन होगी। अगर प्रोजेक्टाइल के अंदर आप एंगल 90 डिग्री रखोगे तो ओनली वर्टिकल मोशन होगी। मींस प्रोजेक्टाइल मोशन को रिड्यूस करके आप ओनली जो है वो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है बेटा इसका जिसके अंदर ये होता है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका करते हैं बेटा कि इसकी रेंज क्या होती है बेटा। अब हम इसका जो फार्मूला करते हैं बेटा वो रेंज का फार्मूला करते हैं कि इसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है बेटा। हॉरिजॉन्टल रेंज को बेटा आर से जाहिर किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा ये होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है ये रेंज कहलाता है। अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज को कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बेटा। देखिए बेटा, अगर हम रेंज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमने ये देखना होगा कि रेंज प्रोजेक्टाइल की किस मोशन की वजह से होती है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर तो दो मोशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है और एक वर्टिकल मोशन है। जैसे हमने देखा कि हाइट जो होती है वो वर्टिकल मोशन की वजह से होती है और उसके अंदर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है Vy। इसी तरह से पहले ये तय करें कि रेंज के अंदर कौन सा कंपोनेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। देखिए, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी तय करती है ना वो ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो Vx होता है, और यही जिम्मेदार होता है प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मोशन का, और यही जिम्मेदार होता है प्रोजेक्टाइल की रेंज का। तो आप कहोगे बेटा कि ये जो प्रोजेक्टाइल के अंदर Vx कंपोनेंट है यही इस प्रोजेक्टाइल को रेंज में ले जाता है। और हमने इस बात को बार बार डिस्कस किया है कि प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट Vx होता है उसके दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है। और हमें पता है कि जब फोर्स के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है तो ऐसी फोर्स को डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मकसद है ऐसी फोर्स जो किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। और इसी वजह से जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है वो कर्व्ड मोशन है। कर्व्ड बनती ही इसलिए क्योंकि Vx के दरमियान और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन
मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसलिए आप कह सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल की वी एक्स होती है, जब प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उसको चेंज करने वाली सिर्फ फोर्स ग्रेविटी, और ग्रेविटी यहाँ पे 90 डिग्री पे उससे एक्ट कर रही है बेटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये वी एक्स है, वी एक्स और ग्रेविटी के दरमियान हर जगह पे आप देख सकते हैं कि 90 होगी, इसलिए इसके अंदर चेंज नहीं आ सकती। अब ये यूनिफॉर्म रहती है, ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट वी एक्स होता है ये यूनिफॉर्म रहता है। और आपको पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए सिर्फ एक इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं, वो होती है s = v × t। तो ये बेटा होती है इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे s = v × t। यहाँ पे s जो होगा वो रेंज के बराबर होगा, और v जो होगा ये हो जाएगा v0x या vx, जो भी लिख ले मसला नहीं है, क्योंकि vx और v0x हर जगह पे सेम रहते हैं बेटा। तो आप कर सकते हैं बेटा रेंज = v0x इंटू, बेटा यहाँ पे टोटल टाइम आएगा, ध्यान में रखिएगा टाइम हमने दो पढ़े हैं। एक हमने टाइम पढ़ा है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने का टाइम बेटा, ठीक है। और दूसरा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा है, पूरा टाइम बेटा यहाँ का। तो यहाँ पे रेंज के अंदर कौन सा आएगा बेटा, रेंज के अंदर पूरा जो होता है वो टाइम आएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरता है तो पूरा टाइम रेंज के अंदर कंज्यूम होता है। इसलिए आप करोगे रेंज = v0x × t बेटा, आप इस तरह से कर सकते हैं। एक फार्मूला ये आगे जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हाइट का फार्मूला, टाइम का फार्मूला डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं, एक केस पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजेंटली, उसके लिए आप हाइट का फार्मूला ये नहीं लगाएंगे, उसके अंदर आप हाइट का फार्मूला ये नहीं लगा सकते, उसकी हाइट का फार्मूला अलग है। उसके अंदर टाइम का फार्मूला वो नहीं लगा सकते जो हमने कल पढ़ा था। ये हाइट और टाइम के फार्मूले सिर्फ सेकंड केस, जो जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल हम पढ़ रहे हैं उसी के लिए होते हैं। लेकिन ये रेंज का ऐसा फार्मूला है कि ये आप किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ये वाला फार्मूला, ये वाला। बाकी आगे मैं जा रहा हूँ वो फार्मूला आप पर्टिकुलर टिपिकल सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करोगे, हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ये फार्मूला, इस फार्मूले के लिए मैं लिख देता हूँ कि ये जनरल फार्मूला है। ये जनरल फार्मूला है, किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज जो होती है उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये होता है बेटा टोटल टाइम, ये होता है टोटल टाइम, ठीक है। और ये जनरल फार्मूला है बेटा, ये जनरल फार्मूला है, and can be used to find range of any projectile बेटा। किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे आप स्पेशल फार्मूलाज भी बना सकते हैं बेटा। ये हो जाएगा आपके पास रेंज = v0x × टोटल टाइम, जो प्रेजेंट केस हम पढ़ रहे हैं बेटा। इसके अंदर v0x होता है v0 cos थीटा, और टोटल टाइम हमने पढ़ा था 2v0 sin थीटा अपन हो जाएगा जी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप एक और फार्मूला भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आप यहाँ से एक और फार्मूला भी कर सकते हैं कि रेंज = देखिए बेटा 2v0, ठीक है, sin थीटा cos थीटा बेटा, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं बेटा। इसके अंदर 2v0² बेटा, क्योंकि v0 जो होता है बेटा ये हो जाएगा v0² बेटा अपान g बेटा। इस तरह से आप कर सकते हैं ओवर g।
इज इक्वल टू बेटा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन जी, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसलिए कि बेटा आपके पास यहाँ पे आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है कि हमारे पास 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये बराबर होते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला होता है इसके मुताबिक, आइडेंटिटीज के मुताबिक 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है बेटा, इसलिए मैंने उसको वहां पे यूज कर दिया बेटा। तो आप रेंज को इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बेटा, ये आ गया आपके पास फार्मूला रेंज का, एक रेंज का फार्मूला ये आ गया, ये हमारे पास आ गया बेटा रेंज का फार्मूला। आप इस तरह से कर सकते हैं, ये रेंज का फार्मूला है बेटा। अब एक और फार्मूला भी बन सकता है बेटा, ठीक है, वो फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि रेंज इज इक्वल टू बेटा आपके पास देखिए वहां पे है कि 2 वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी बेटा, इस तरह भी है, और वी नॉट कॉस थीटा होता है बेटा वी एक्स के बराबर, वी नॉट साइन थीटा होता है बेटा वी वाई के बराबर। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू 2 वी नॉट एक्स इनटू वी नॉट वाई अपॉन जी बेटा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये भी रेंज का फार्मूला है बेटा। बेटा ये जो फार्मूला है दो, ये दोनों फार्मूलाज जो होते हैं ये सिर्फ जो केस हम पढ़ रहे हैं ना उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये दोनों फार्मूले हर प्रोजेक्टाइल के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आप हर प्रोजेक्टाइल के बारे में नहीं ले सकते, जैसे जो हमने केस 1 पढ़ा था ना प्रोजेक्टाइल फाइंड हॉरिजॉन्टली, उसके अंदर तो वी वाई 0 होता है, अगर आप वी वाई 0 रख दोगे तो रेंज आपको 0 मिलेगी, लेकिन उसके अंदर रेंज तो 0 नहीं होती, और उसके अंदर एंगल भी 0 होती है, इनिशियल एंगल भी 0 होती है, अगर आप एंगल 0 रखोगे तो रेंज तो 0 हो जाएगी। तो ये फार्मूले सिर्फ और सिर्फ जो हम केस पढ़ रहे हैं ना जनरल केस उसके लिए ही वैलिड होते हैं ये दोनों फार्मूलास, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि रेंज भी मास से इंडिपेंडेंट है, कि रेंज के बारे में जैसे हाइट के बारे में हमने देखा था कि हाइट जो होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है मास के, टाइम भी इंडिपेंडेंट होता है मास के, तो रेंज भी आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है मास के। आप कह सकते हैं कि बेटा आप इसका कंक्लूजन कर सकते हैं, रेंज is also independent of mass of projectile, ठीक है। अगर दो प्रोजेक्टाइल सेम वेलोसिटी सेम एंगल से थ्रो किए जाएंगे भले हैविंग डिफरेंट मासेस तो उसकी रेंज सेम होगी, लेकिन याद रखिएगा ये तब होगा जब एयर रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी। एयर रेजिस्टेंस को 0 कंसीडर करेंगे तो ऐसा होगा, मास से इंडिपेंडेंट होगी। एयर रेजिस्टेंस को 0 मानेंगे तब हाइट से होगी, क्योंकि मास से साइज पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है, और साइज अगर छोटी बड़ी होगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी, जब फ्लूइड फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी तो फिर ये चीजें इस तरह से नहीं होंगी, क्योंकि हम वो केस पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं कि फ्रिक्शन जो होती है वो 0 होती है। अब आ जाते हैं रेंज की बहुत सारी चीजें बनती है बेटा, कि रेंज मैक्सिमम कब बनती है बेटा, मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलती है बेटा। बेटा रेंज मैक्सिमम का मकसद क्या होता है बेटा, रेंज मैक्सिमम का मकसद है किसी भी चीज को अगर हम थ्रो करें तो वो दूर से दूर जब जाके गिरे किस एंगल पे हम थ्रो करें कि ये रेंज जो होती है इसकी प्रोजेक्टाइल की ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। मैक्सिमम रेंज जो है
वो हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो रेंज होती है वो किस एंगल पे होती है बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि रेंज का फार्मूला आप देख सकते हैं बेटा। रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू बेटा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है बेटा। ये एक रेंज का फार्मूला है। अब आप देखेंगे रेंज पहले डिपेंड किस पे करती है बेटा? रेंज डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे, रेंज डिपेंड करती है एंगल पे बेटा। ठीक है, तो पहले आप ये कर ले बेटा, रेंज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी and angle of projection बेटा। रेंज डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो डिफरेंट हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन एंगल्स की वैल्यूज फिक्स होती है। एंगल आप 0 से लेकर 360 के दरमियान रख सकते हैं, इसके सिवा तो एंगल है ही नहीं। ठीक है, तो एंगल के अंदर हमने तय करना होगा कि रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर तो हम तय नहीं कर सकते। वेलोसिटी तो कोई भी हो सकती है, उसकी तो कोई एक वैल्यू या एक रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं होती। वेलोसिटी तो 0 से लेकर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो सकती है। वेलोसिटी की कोई एक रेंज आप नहीं दे सकते कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वेलोसिटी के अंदर फेंका जाएगा, नहीं होती रेंज, इसकी कोई भी वेलोसिटी की हद नहीं होती। लेकिन एंगल की हदें होती है, इसकी लिमिट्स होती है, उससे ज्यादा कम एंगल्स आप नहीं कर सकते, उसको लिमिट लगी हुई है। तो एंगल को लिमिट लगी हुई है, इसलिए हम एंगल के सेंस में देखेंगे कि किस एंगल पे मैक्सिमम रेंज होगी बेटा। तो बेटा रेंज मैक्सिमम तब होगी, रेंज इज मैक्सिमम when sin 2 theta is maximum बेटा। जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होता है बेटा तो रेंज मैक्सिमम होती है। अब sin 2 थीटा is maximum बेटा, sin 2 थीटा is maximum when 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा देखें साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? +1 होती है, और मिनिमम कितनी होती है? -1 होती है। साइन की वैल्यू +1 और -1 के दरमियान रहती है। अब रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो गया। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब साइन 2 थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, जब 2 थीटा जो होता है वो बराबर हो जाता है 90 के बराबर। ठीक है, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम है वैल्यू इसकी बेटा। जब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है बेटा कि साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगी बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि रेंज किस पे मैक्सिमम होगी? रेंज मैक्सिमम होगी 45 डिग्री पे। इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो करते हो तो 45 डिग्री पे अगर थ्रो करोगे तो ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरेगा। ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमने देखा था ना, ज्यादा से ज्यादा हाइट लेनी है प्रोजेक्टाइल की तो 90 पे आप ले सकते हैं, बाकी आप मैक्सिमम हाइट नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर आप रेंज लेना चाहते हैं तो रेंज आप ले सकते हैं, मैक्सिमम कब ले सकते हैं रेंज? जब एंगल 45 होगी। जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 पे थ्रो करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा। अगर आप 45 से कम करोगे तो भी उसकी रेंज कम हो जाएगी, अगर 45 से ज्यादा करोगे
तो भी रेंज उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, मीन्स रेंज जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा आपको कब मिलती है, 45 पे मिलती है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि अगर कोई भी आपके पास प्रोजेक्टाइल है इस तरह से, उसको 45 पे अगर आप थ्रो करते हो इस तरह से, अगर 45 पे आप थ्रो करते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा दूर रेंज देगा बेटा। अगर आपने एंगल इसकी रखी हुई है 45 डिग्री, अब अगर आप इसकी एंगल 45 से कम करोगे या 45 से बढ़ाओगे तो रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेंज ज्यादा से ज्यादा जो हमें मिल सकती है वो किस पे मिल सकती है, 45 पे मिल सकती है। इसलिए रेंज मैक्सिमम का फार्मूला आप ले सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, मीन्स 45 पे 2 इंटू 45 अपन होगा जी। तो आप कर सकते हैं रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपन जी। ये रेंज मैक्सिमम का फार्मूला है बेटा, ये रेंज मैक्सिमम का फार्मूला है कि मैक्सिमम रेंज आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बेटा रेंज मैक्सिमम के जो है वो फार्मूला के रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होती है। अब यहाँ से आता है कि ये अगर आप देखते हैं तो 45 से ज्यादा एंगल पे भी रेंज कम होगी और 45 से कम एंगल पे भी रेंज कम होगी। इसका मकसद है फिर दो एंगल्स पे रेंज सेम होगी, क्योंकि अगर 45 से 45 पे मैक्सिमम है तो 45 के बढ़ाने से भी कम होगी और 45 से कम करने से भी कम होगी। इसका मकसद है फिर दो एंगल्स पे रेंज सेम होगी। तो रेंज जो सेम होती है वो दो एंगल्स पे सेम होती है बेटा। रेंज इज सेम एट टू एंगल्स बेटा। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, मैथमेटिकली आप ड्राइव भी कर सकते हैं इसको। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से इसको ड्राइव भी कर सकते हैं कि किन दो एंगल्स पे सेम होती है, लेकिन मैं सिंपली लिख लेता हूँ यहाँ पे कि एक होता है 45 प्लस थीटा पे और दूसरा होता है 45 माइनस थीटा पे बेटा। ठीक है, और ये जो रेंज होती है 45 प्लस थीटा पे और 45 माइनस थीटा पे सेम होती है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल 45, 46, 44, 47, 43, 48, 42 बेटा और 49, 41, 50, 40, 51, 39, 52, 38 इन एंगल्स पे रेंज जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि 45 पे तो मैक्सिमम है, 46 पे भी थोड़ी कम होगी और 44 पे भी थोड़ी कम होगी, तो दोनों की रेंज थोड़ी थोड़ी कम होगी तो सेम रेंज हो जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि जैसे 30 और 60 होता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये तो हुआ 45 का बेटा, ये हुआ 45 का बेटा। आप कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री की रेंज है बेटा। अब अगर आप बेटा 30 डिग्री करते, 30 डिग्री पे रेंज कम होगी बेटा, ये आप कर सकते हैं 30 डिग्री की है बेटा। और अगर आप 60 डिग्री पे करोगे, अगर आप 60 डिग्री पे करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगी बेटा 60 डिग्री की, क्योंकि 45 पे ज्यादा है, 60 पे भी कम होगी और 30 पे भी कम होगी। आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे 30 जो होता है बेटा, 30 इज इक्वल टू 45 माइनस 15। ठीक है, मीन्स 45 माइनस थीटा। और बेटा 60 जो होता है ये होता है 45 प्लस 15, मीन्स 45 प्लस थीटा। तो इसमें रेंज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बेटा एट 45 प्लस थीटा
and 45 minus theta. Range is same, but time of flight or vertical height and air resistance faced is not same बेटा। ठीक है, देख सकते हैं बेटा आप 30 वाले की हाइट कम है, 60 वाले की हाइट बड़ी है, और जो ज्यादा इसका बेटा जिसकी 30 वाले का टाइम भी कम होगा और 60 वाले का टाइम ज्यादा होगा। बेटा टाइम और हाइट दोनों एंगल पे डिपेंड करती है, 30 वाले की और 60 वाले की एंगल जो डिफरेंट है, इसलिए दोनों का टाइम और हाइट डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों की सिर्फ रेंज सेम होगी। और एक बात और भी याद रखिएगा कि अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो जिस प्रोजेक्टाइल का टाइम ज्यादा होगा उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी, इसलिए ये जो 60 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल है ये ज्यादा टाइम तक एयर में रहेगा। जो जितनी ज्यादा टाइम तक एयर में रहेगा उसको एयर रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने लिख दिया है कि एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो भी सेम नहीं होती। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मैं इसका भी लिख देता हूँ, प्रोजेक्टाइल विथ हाई ट्रेजेक्ट्री। बेटा हाई ट्रेजेक्ट्री मीन 60 वाला है, इसमें 60 वाला है, और भी एंगल्स हो सकती है जैसे 46, 44, 46 वाली हाई ट्रेजेक्ट्री, 44 वाली लो ट्रेजेक्ट्री, इस तरह से हम लेते हैं बेटा। विथ हाई ट्रेजेक्ट्री फेसेस मोर एयर रेजिस्टेंस बेटा, ये ज्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करता है बेटा। जी ये हो गई बेटा कि रेंज जो होती है वो सेम होती है दो एंगल्स में बेटा, रेंज दो और एंगल्स में भी सेम होती है बेटा। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं बेटा, रेंज इज आल्सो सेम एट 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इसमें भी होती है बेटा। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है बेटा। अगर एक प्रोजेक्टाइल आप इस तरह से थ्रो करते हैं बेटा, आप इस एंगल को कर सकते हैं 90 माइनस थीटा, और इस एंगल को आप कर सकते हैं बेटा, अगर एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से हो, इस एंगल को आप कर सकते हैं बेटा 90 प्लस थीटा, तो इसमें भी रेंज सेम होगी बेटा। ठीक है, जैसे 80 पे, 110 पे, 70 पे, ठीक है, जो है वो बेटा 80 पे और 100 पे होगी, 70 पे और 110 पे, इस तरह भी रेंजेस जो होगी वो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल्स का। ठीक है, तो ये वही ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर जो होता है बेटा, जब इस तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं तो इसके अंदर रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एयर रेजिस्टेंस फेस्ड इज सेम बेटा। इसके अंदर सब चीजें सेम होती है, रेंज भी सेम होती है, हाइट भी सेम होती है, टाइम भी सेम होता है, रेजिस्टेंस भी इक्वल फेस करनी पड़ती है प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, तो दो एंगल्स पे रेंज सेम होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गई बेटा प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला कि आप रेंज जो होती है वो किस तरह से फाइंड करोगे बेटा। ठीक है, अब आखिरी फार्मूला हम करते हैं बेटा कि रेंज और हाइट का
आपस में क्या ताल्लुक है, ये फार्मूला आज करते हैं और बाकी जो डिस्कस करेंगे बेटा इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेंज और हाइट का आपस में क्या ताल्लुक है बेटा? रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज बेटा, हाइट और रेंज के दरमियान क्या ताल्लुक होता है बेटा? देखिए ये हमने पढ़ा है कि इसकी हाइट जो होती है बेटा ये होती है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बेटा। या आप ये भी कर सकते हैं कि रेंज जो होती है बेटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बेटा। दोनों का आप रिलेशन निकाल सकते हैं। हाइट अपॉन रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। कैंसल, ये हो गया हमारे पास कैंसल, साइन थीटा गया साइन थीटा में। तो हाइट अपॉन रेंज इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बचेगा बेटा 2 कॉस थीटा बेटा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 टेन थीटा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बेटा कि हाइट ओवर रेंज इज इक्वल टू 1/4 टेन थीटा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला होता है किसके लिए होता है बेटा? ये जो केस हम जनरल केस ले रहे हैं ना उसके लिए, हर प्रोजेक्टाइल के लिए आप नहीं इस्तेमाल करते। आप ये नहीं तय किया करें, रट्टा नहीं लगाया करें कि बस प्रोजेक्टाइल है नाम आ गया तो ये फार्मूला। देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्टाइल है। जनरल कैसा प्रोजेक्टाइल है, जिस हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया उसी हाइट पे कैच हुआ है या नहीं हुआ, और या हॉरिजॉन्टल केस अलग है। एक और केस तीसरा है जो बिल्कुल मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, उसको कल डिस्कस करेंगे। हाइट अपॉन रेंज इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ये आपके पास हाइट और रेंज का फार्मूला आता है। ठीक है बेटा, इससे एक चीज ये आती है बेटा, इसके भी स्पेशल केसेस होते हैं बेटा। अगर यहाँ से हम स्पेशल केसेस देखें इसके स्पेशल केस जो होता है बेटा 1 होता है कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे थ्रो करें तो प्रोजेक्टाइल क्या होना है बेटा? हाइट और रेंज का क्या रिलेशन बनेगा? पे अगर थ्रो बेटा तो आपको पता है हाइट अपॉन रेंज इज इक्वल टू 1/4 tan 45 हो जाएगा। tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा बेटा। sin थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं 45 पे, तो 1 होगा बेटा इज इक्वल टू 1/4 होगा बेटा। तो रेंज हो जाएगी बेटा 4 टाइम्स हाइट, या हाइट हो जाएगी रेंज अपॉन 4 बेटा। ये आ जाएगा कि अगर आप 45 पे थ्रो करोगे तो रेंज जो होगी वो हाइट से 4 गुना ज्यादा होगी। अगर कोई आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है 45 पे, उसकी हाइट है 1 मीटर, तो उसकी रेंज 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसको आपने थ्रो किया 45 पे, अगर उसकी रेंज आपको गिवन है 40 मीटर है तो उसकी हाइट 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आप इसको सेंस में देख सकते हैं। इसका स्पेशल केस 2 है बेटा, हाइट और रेंज सेम कब होती है बेटा? स्पेशल केस 2 हो जाता है बेटा कि हाइट और रेंज जो होती है वो जब सेम हो जाए, मींस 10 मीटर हाइट और 10 मीटर रेंज जो ऐसी एंगल हो, जाहिर सी बात है तो एंगल ही होनी है। एंगल को चेंज करने से हाइट और रेंज को चेंज करते हैं, तो कौन सी एंगल होगी जिसके ऊपर हाइट और रेंज इक्वल होगी बेटा? आप देख सकते हैं कि हाइट और रेंज इक्वल होती है, फार्मूला इस्तेमाल कर ले 1/4 tan थीटा बेटा, दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा बेटा।
ठीक है, हाइट और रेंज दोनों इक्वल बेटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 इज इक्वल टू 76 डिग्री बेटा। तो आप इसको इस तरह से बेटा कर सकते हैं कि रेंज जो वो 76 पे हाइट और रेंज दोनों इक्वल होती है। तो ये हाइट और रेंज के दरमियान हमने रिलेशन देखा बेटा। कल इंशाल्लाह टाइम के दरमियान, रेंज के दरमियान, टाइम के दरमियान, हाइट के दरमियान रिलेशंस देखेंगे और बाकी रिमेनिंग जो बातें इंशाल्लाह इसकी कल डिस्कस करेंगे। तो कल ये अपना प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा इंटर की क्लास है, आप लोग पहले 5 मिनट पानी वानी पी लें। 8:50 पे जो होगी वो इंटर की क्लास है।